उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखने लगे हैं कि एमएस एक्सेल आप अपने मोबाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास मोबाइल होते हैं लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर्स नहीं होते, और जब उन्हें कोई असाइनमेंट वगैरह मिलती है या फिर उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए स्पेसिफिकली कि आप अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे सकें, ताकि आपको चीज़ों को पता हो कि क्या होती है। क्योंकि हम अपने कंप्यूटर पे जो भी काम कर सकते हैं हम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटर की ही एक कैटेगरी है ये वाले स्मार्टफोन। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आपके मोबाइल के अंदर, अब सब मोबाइल्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एमएस ऑफ़िस होता है जिसमें हमें एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने मोबाइल के सर्च के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है एक्सेल। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इन केस अगर आपके मोबाइल के अंदर ये मौजूद नहीं है तो आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है प्ले स्टोर, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट एमएस एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने क्या करना है, एमएस ऑफिस को करना है। आप जैसे ही लिखेंगे एमएस ऑफिस तो ये डिफरेंट ऐप्स आ जाएंगी, आप इसमें से कोई सा भी एक जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जैसे मेरा सेपरेट से भी है, ये देखिए ये वर्ड और एक्सेल मेरा लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप यहाँ से एक्सेल भी लिखेंगे तब भी ये आ जाएगा। और ये वाला सॉफ्टवेयर और इसको आपने डाउनलोड कर लेना। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपका डाउनलोड नहीं होगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि आपने यहाँ से सर्च में जाके सर्च कर लेना है और ये हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा ओपन। जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपकी मोबाइल के अंदर अगर ऑलरेडी आपने कोई काम किया हुआ, जैसे ये मेरे मोबाइल के अंदर ऑलरेडी एक्सेल की कुछ बनी हुई फाइल्स हैं, इन्हें एक्सेल की फाइल्स को हम कहते हैं वर्कबुक्स। तो मेरे में ऑलरेडी वर्कबुक है, तो मैं अगर नई क्रिएट करना चाहती हूँ तो ये जो टॉप पे राइट साइड पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, प्लस का साइन न्यू के लिए यूज़ होता है। तो मैं एक नई फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं इस प्लस साइन पे क्लिक कर दूँगी। प्लस के साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, कुछ वो आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स दे रहे हैं। आपने नई क्रिएट करनी है फ़ाइल, तो यानी वर्कबुक क्रिएट करनी है तो यहाँ पे हम इस पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला एक्सेल के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है, वर्कबुक किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं एमएस एक्सेल की जो आप फाइल सेव करते हो उस फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। आपने इस पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए ये आपको एक पेज मिला है, इस पेज को हम कहते हैं वर्कशीट। तो इस पेज में क्या है, ये आपको जैसे नज़र आ रहा है ये डिब्बे बने हुए हैं, यानी इसको हम कहते हैं एक टेबल। जहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, ये ए बी सी से हम इन लाइंस को, कॉलम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की है 1 2 3 4, ये हमारी रोज़ हैं जो कि नंबरिंग से आइडेंटिफाई की जाती हैं। और ये हमारा एक पेज है। इस पेज को हम पेज नहीं कहते, इसको हम कहते हैं वर्कशीट। यानी एम एस एक्सेल के सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका सिंगल पेज होता है जिसके ऊपर आप अपना डाटा एंटर करते हो, काम करते हो, उसे हम वर्कशीट कहते हैं। तो वर्कशीट में एक्चुअली में रोज़ एंड कॉलम्स की कलेक्शन है। ये कॉलम्स कितने हैं, ये एबीसी जो है ये टोटल 256 कॉलम्स हैं। और रोज़ कितनी है, ये जो नंबरिंग के साथ हैं, तो ये देखें हम नीचे जाते जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये 65,536 रोज़ है। और ये जो एक सेल है, इस सेल को जो रो एंड कॉलम से मिल के बना है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इस कॉल्ड द सेल। सेल के अंदर आप अपना डाटा एंटर करते हैं। जैसे अभी मैंने लेट सपोज आपका रिजल्ट कार्ड बनाना है तो उसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। तो आपने क्या करना है, इस सेल को, जिस सेल के अंदर चाहिए, मुझे पहले सेल के अंदर चाहिए तो मैं इसको होल्ड करूँगी। और जैसे ही मैं इसको होल्ड करूँगी तो ये मेरे पास मेन्यू आ गया है। यहाँ पे मैंने एडिट के ऑप्शन पे जाना है, तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आपको कह रहा है इसके अंदर जो भी डाटा एंटर करना चाहते हो कर लो। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरे इंग्लिश के मार्क्स होंगे। तो आपने जैसे ही इंग्लिश पे करके एंटर की आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है। तो मैंने प्रेस किया, मैं सेकंड सेल पे आ गई हूँ। तो इस तरह से आप सेल्स पे मूव कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे उर्दू के मार्क्स एंटर करने हैं, इसी तरह मैंने कंप्यूटर के मार्क्स एंटर करने हैं, और मैंने पाक स्टडीज़ के मार्क्स एंटर करने हैं, और मैंने जो है इस्लामिक स्टडीज़ के मार्क्स एंटर करने हैं। और इस तरह से लेट्स सपोज़ मैं कहती हूँ कि मैंने फ़िज़िक्स के मार्क्स एंटर करने हैं और मैथ्स के मार्क्स एंटर करने हैं। तो ये इस तरह से आप इसको, वैल्यूज़ को इस तरह से एंटर करते हो। एंटर की से नेक्स्ट नेक्स्ट पे जा सकते हो, अदरवाइज़ जिस सेल पे जाना है आप डायरेक्ट उस सेल पे क्लिक करें तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जिस ये B1 के ऊपर हर सेल का कोई एड्रेस होता है, आप किस सेल के ऊपर हो उस चीज़ को हम देखते हैं कॉलम के लेटर और रो के नंबर से। यानी इस टाइम ये जो मेरा हाईलाइटेड है ग्रीन लाइन से सेल, इस ये वाला सेल का एड्रेस है B1।
तो हर सेल का एक एड्रेस होता है, जो कि उसको हम उसका सेल रेफरेंस भी कहते हैं। उस सेल से उससे उस सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, और इस सेल का जो इस टाइम पे सिलेक्टेड है उसका सेल एड्रेस है B1। इसी तरह अगर मैं इसको करती हूँ तो इसका एड्रेस है C1, इस पे करती हूँ तो इसका एड्रेस है B3। पहले कॉलम लेटर आएगा, फिर बाद में रो का नंबर आएगा। आपने गलत नहीं करना, इसकी तरतीब को चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं अब हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पे जब जिस सेल में डाटा एंटर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे ये सिलेक्टेड, अब मैं कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करूँगी तो वो सिलेक्टेड सेल के अंदर जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। और बाकी सारे सेल जो आपने इस टाइम पे सिलेक्ट नहीं किए हुए उन्हें हम कहते हैं पैसिव सेल। हम सेल के अंदर, जैसे मैंने हेडिंग्स लेबल्स एंटर किए हैं कि इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर, पाक स्टडी, आप नंबर्स भी एंटर कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के रैंडम नंबर एंटर कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं एंटर कर रही हूँ डिफरेंट रैंडम नंबर, मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। ये अब आपने अपने नंबर नहीं कंसीडर करने, ये मैंने रैंडम नंबर एंटर कर लिया। लेट्स सपोज कि ये 70 आउट ऑफ 70 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ कि ये टोटल मार्क्स हैं, और यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स करना है। MS एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, जर्नल टर्म में इसे हम स्प्रेडशीट कहते हैं, और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादातर और सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर मुझे इन सारे सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं अपने ब्रेन से या कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं करूँगी, मैं यहीं पे करूँगी। और कैलकुलेशंस करने के लिए आप यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करते हो, एक है फार्मूला और एक है फंक्शन। पहले मैं फार्मूला करती हूँ। फार्मूला हम क्या कहते हैं, मैथ्स की एक्सप्रेशन है, जिसमें आप वैल्यूज़ होती हैं और ऑपरेटर्स होते हैं, वो आप लिखते हो। तो यहाँ पे, और हर एक फार्मूला इक्वल्स टू के साइन से शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ से कर लेती हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं लिखते, आपने बताना है कि किस सेल की वैल्यू। जैसे पहली वैल्यू मेरी ये वाली है B1, तो ये B1, देखो मैंने उस पर क्लिक किया तो ये नीचे ऑटोमेटिकली लिखा गया है B1। और क्या करना है, B1 में प्लस करना है हमने B2 की वैल्यू को, और फिर क्या करना है, प्लस करना है हमने B3 की वैल्यू को, और फिर हमने प्लस करना है B4 की वैल्यू को, इसी तरह प्लस करना है B5 की वैल्यू को, इसी तरह प्लस करना है B6 की वैल्यू को, इसी तरह प्लस करना है B7 की वैल्यू को। इतना जब हमने काम कर लेना है तो हमने कहना है एंटर की प्रेस करनी है। तो ये जो इस चीज़ को हम कहते हैं फार्मूला। फार्मूला एक मैथ्स की एक्सप्रेशन होती है जिसमें आप सेल के रेफरेंसेस और ऑपरेटर डिफाइन करते हो। ये इक्वल्स टू के साइन से शुरू होता है, और ये कोई कैलकुलेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। ये मैंने इक्वल्स टू एंटर की प्रेस किया तो ये देखिए 353 आ गया है। तो ये क्या है, ये इसने विद इन द सेकेंड इन 7 वैल्यूज़ की कैलकुलेशन कर दी है। आप इससे ज़्यादा की भी जितनी मर्जी कैलकुलेशंस कर सकते हो। और आप अगर आपने देखना है किसी सेल के अंदर क्या फार्मूला लगा हुआ है, तो मैं उस सेल को सिलेक्ट करूँगी तो ये देखिए ये नीचे आ रहा है ना, FX इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। तो ये फार्मूला बार है, फार्मूला बार, जहाँ पे आपको आपने किसी सेल के अंदर जो फार्मूलाज एंटर किए हुए हैं वो नज़र आते हैं। इसके अलावा हमें फंक्शंस भी मिलते हैं। फंक्शंस हम कहते हैं, लेट सपोज ये तो 7 सेल थे, अगर मेरे 70 सेल होते तो मैं एक फार्मूले के अंदर 1 बाय 1 हर सेल का एड्रेस लिखती, तो ये कितना लेंथी प्रोसीजर हो जाता। फिर हम कहते हैं कि आपको कुछ बने बनाए फार्मूलाज मिलते हैं, प्री डिफाइंड फार्मूलाज मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं फंक्शन। उसमें कहते हैं अगर आपके सेल सारे एक तरतीब में आ रहे हैं तो आप हर सेल का 1 बाय 1 एड्रेस मेंशन करने के बजाय स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल को कह दो। यहीं पे मैं अगेन टोटल कैलकुलेट करना चाहती हूँ, लेकिन फंक्शन को यूज़ करते हुए। फंक्शन का भी यही मेथड है, इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, लेकिन MS एक्सेल के अंदर फंक्शन का नेम होता है कोई ना कोई। तो यहाँ पे अगर आप सम कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसका नाम है SUM सम। फिर आप ओपनिंग ब्रैकेट लगाते हो, फिर आप स्टार्टिंग सेल का एड्रेस, मेरे स्टार्टिंग सेल का एड्रेस है A1, और फिर आप ये कॉलन का साइन लगाते हो, ये रेंज का सिंबल होता है। और उसके बाद एंडिंग सेल का सेल, जैसे B7 है, सॉरी मैंने यहाँ पे A7 नहीं, मैंने B1 से लेके B7 तक की वैल्यूज़ को ऐड करना है, और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी और एंटर की प्रेस कर दूंगी। तो ये देखिए तब भी इसने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे इस सेल के अंदर मैंने सम टोटल कैलकुलेट करने के लिए सम का फंक्शन लगाया है, और इस सेल के अंदर टोटल कैलकुलेट करने के लिए मैंने फार्मूला लगाया है। तो फार्मूलाज आप खुद बनाते हो, ये एक मैथ की एक्सप्रेशन होती है जिसमें सेल एड्रेसेस और ऑपरेटर आता है, जबकि फंक्शंस हमें बने बनाए मिलते हैं। ये MS एक्सेल के अंदर उन्होंने पहले से ही बता दिया कि अगर आपने टोटल कैलकुलेट करना है तो आपने इज इक्वल्स टू के साथ SUM सम का कीवर्ड लगाना है, और फिर आपने शुरू वाले सेल और एंड वाले सेल का एड्रेस लगा देना है। क्योंकि आप हर सेल को 1 बाय 1 लिखो फार्मूले के अंदर तो ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, और हम कहते हैं कंप्यूटर कामों को आसान करता है ना कि लंबा करता है। और यहाँ पे हम आपने सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग सेल का बता देना है, दरमियान में
कॉलन का साइन है, कॉलन के साइन को रेंज सिंबल कहते हैं, तो ये एक रेंज डिफाइन कर देता है और अप्लाई कर देता है। इस तरह के हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फंक्शंस मिलते हैं, सम का है, मैक्स का है, मिन का है, काउंट का है, वो आप खुद एक्सप्लोर करके देख सकते हो। लाइक मैं मैक्स का फंक्शन लगाती हूँ, मैक्स का फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि ओवरऑल सेल्स के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो फंक्शन कैसे लगाते हैं, इक्वल्स टू मैक्स के लिए MAX मैक्स का नाम है, फिर आप यहाँ पे स्टार्टिंग सेल लगाते हो, तो मेरा स्टार्टिंग सेल है B1, तो ये B1 और रेंज कहाँ से B7 तक की वैल्यूज़ में मुझे बताओ कि किस सेल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये 65। तो ये देखिए 65 वैल्यू जो है इन सब वैल्यूज़ में से B1 से B7 के दरमियान मेरे किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वो 65 है। तो इसी तरह मिन का फंक्शन है, मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू दे देगा। काउंट का फंक्शन है, टोटल 7 सेल्स हैं, तो वो मुझे आंसर देगा कि आपकी टोटल 7 सेल्स हैं। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ यूज़ होती है, इफ़ की कंडीशन। अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आपने बताना है कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स की फॉर्म में आपने कोई काम करना है। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे पास फेल का बताना है, तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी के सब्जेक्ट के मार्क्स 33 या 33 से ज़्यादा है तो वो पास है। तो आपने कैसे लगाना है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप इफ लगाओगे और यहाँ पे साथ में आप अपनी कंडीशन लगाओगे। कंडीशन क्या है कि B1 के अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है किसके, 33 के, तो क्या करो, अब आप ये कोमा है और कोमे के बाद आपने लगाना है, मैं डबल कोट के अंदर जो एज इट इज़ वर्ड शो हो, तो मैं कहती हूँ शो करवा दो PASS पास, और डबल कोट को क्लोज कर देंगे और फिर कोमा ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि वो उसको पता है आपने इस तरतीब से लिखना है। और अदरवाइज क्या कर दो, शो करवा दो फेल, तो डबल कोट के अंदर पहले हम लिखेंगे और यहाँ पे आप लिख लेते हो फेल और डबल कोट क्लोज। अब ये देखो, ये इसका लिखने का सिंटैक्स है, इज इक्वल्स टू इफ़, और सामने आप अपनी कंडीशन लगाते हो कि अगर इस सेल की वैल्यू 33, इस सेल में जो वैल्यू है वो 33 है या 33 से बड़ी वैल्यू है, तो कोमे के बाद जो आ रही है वो ट्रू केस है। अगर ऐसा हो जाता है 33 से बड़ी वैल्यू है तो शो करवा दो पास, और फिर कोमे के बाद जो वैल्यू है अगर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो शो करवा दो फेल। एंटर की प्रेस करूँगी तो ये देखें 56 वैल्यू ग्रेटर देन है 33 से, तो वो पास आ गया। हम एक फार्मूले को कॉपी भी कर सकते हैं, फंक्शंस को या फार्मूले को। ये मैंने इस पर होल्ड किया, मैं इस पर होल्ड करके रखूँगी, तो यहाँ पे ये मेरे सामने मेन्यू आ गया। यहाँ पे ये जो कॉपी, ये सेकंड वाला जो साइन है ये कॉपी का है, मैंने इस सेल के अंदर मुझे सेम फार्मूला लगाना था, तो मैं इसको इफ़ की कंडीशन सेम लगानी थी, तो मैं यहाँ पे इसको होल्ड करके रखूँगी, ये आ जाएगा। और मेरा ना बैक स्पेस की जो है वो उस पर टच हो गया था मेरा, तो ये क्लोज़ हो गया है। तो आप ये टास्क को साथ ही सेव कर देता है। देखिए मैं गलती से मिस्टेकनली बैक चली गई हूँ, तो ये बुक बाय डिफ़ॉल्ट इसने बुक का नाम रखा है, तो वो कह रहा है कि ओपन नहीं कर सकते, ये तो बुरी बात हो गई। शायद इसमें कोई एरर आ गई है, अदरवाइज़ इसको नहीं करना चाहिए था। ओहो, दैट्स प्रॉब्लम। तो हम लेट्स सपोज मैंने इससे पहले भी ये की हुई थी, अब वो कह रहा है मैं किसी को ओपन नहीं करूँगा, वाई। हम इसको क्लोज़ करके दोबारा कर लेते हैं, हालांकि इसको ओपन कर देना चाहिए, मुझे लगा कि शायद मेरे मोबाइल में शायद कोई प्रॉब्लम हुई है। मैं दोबारा से MS एक्सेल को ओपन करती हूँ, जिस रिसेंट फाइल पे मैंने काम किया वो यहाँ पे आ जाएगी, और मैं इस पर क्लिक करूँगी और वो कह रहा है आई कांट ओपन, और ये भी कांट ओपन। मैं नई फाइल क्रिएट कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा काम जो रह गया वो हम समझा सकें। तो यहाँ पे फंक्शन कॉपी करना है आपने, मैं यहाँ पे अगेन वैल्यूज़ एंटर कर देती हूँ, और इसको हम कर सकते हैं। चलें, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आपने फिर सेव करना है तो यहाँ पे जाके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और सेव करते हुए आपने इसकी देख लेनी है लोकेशन कि किस जगह पे सेव हो रहा है, और फिर इस तरह से आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, तो आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद करने होते हैं। वर्कबुक किसे कहते हैं, वर्कशीट किसे कहते हैं, सेल कौन किसे कहते हैं, एक्टिव सेल और पैसिव सेल किसे कहते हैं, सेल एड्रेस किसे कहते हैं, फार्मूला किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं, इफ़ की कंडीशन कैसे लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक आपको मोबाइल के अंदर MS एक्सेल को यूज़ करना आ चुका होगा, और कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल के अंदर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल में यूज़ करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।